हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी आपके 101 से लेके 200 तक। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 101 से लेके 110 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 101। ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको कमीशन कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं। कब तक के लिए मिलता है इसको? जब तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रहे, ठीक है, तब तक उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट की और 10 दिन में निकाल ली तो 10 दिन का कमीशन मिलेगा। उसने 10 साल तक रखी, 10 साल का कमीशन मिलेगा। ठीक है, लाइफ टाइम रखी, लाइफ टाइम का मिलेगा। क्लियर? क्लियर। चलो आगे बढ़ो। द गाइडलाइंस इशूड बाय AMFI फॉर इंटरमीडिएरीज आर नोन एज, इसकी जो गाइडलाइंस है जिसको बोला जाता है अग्नि। अग्नि की फुल फॉर्म क्या है? एक्शन फॉर गुड गवर्नेंस एंड नेटवर्किंग इन इंडिया। ठीक है, जो इंटरमीडिएरीज होते हैं जिनके थ्रू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट वर्क करती है, उनके लिए AMFI ने जो गाइडलाइन इशू की हुई है उनको कहा जाता है आपका अग्नि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कंपेयर टू ए फंड विद फ्लक्चुएटिंग टोटल रिटर्न्स, ए फंड विद स्टेबल पॉजिटिव अर्निंग। अगर एक फंड है जिसकी टोटल रिटर्न में फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, ज़्यादा आता है, और एक फंड है जिसकी जो रिटर्न है पॉजिटिव अर्निंग है वो स्टेबल है, यानी कि अगर उसको 10% मिल रहा है साल में तो अगले साल भी 10 या 11, मतलब स्टेबल अर्निंग है, तो आप उन दोनों फंड्स का अगर कंपेयर करोगे तो क्या कहोगे कि कौन से वाला ज़्यादा रिस्की है? बताओ कौन सा ज़्यादा रिस्की है? जिसमें आपकी फ्लक्चुएशन टोटल रिटर्न में आती है वो ज़्यादा रिस्की, इसकी स्टेबल रिटर्न आती है वो कम रिस्की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे इज लेस रिस्की। ठीक है, क्लियर। चलो, फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्ट इन, जो फंड ऑफ फंड की स्कीम होती है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? वो करती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। ठीक है, तो फंड ऑफ फंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही है उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड स्कीम। क्लियर, आगे बढ़ो। ए डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इफ एन AMC हैज इन्वेस्टेड मोर देन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन ग्रुप कंपनीज। देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम किसी एक कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, पर उसकी ग्रुप कंपनीज में भी वो अपना पैसा डाले जा रही है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट 0.25% टोटल एसेट्स का अगर 0.25% से ज़्यादा है तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में इस बात को डिस्क्लोज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एडवांटेज दिए जा रहे हो कि अब मैं म्यूचुअल फंड का पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं आपकी कंपनी में लगाऊंगा, आपकी कंपनी को ग्रोथ पे ले जाऊंगा। नहीं, आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। ठीक है, क्लियर, आगे बोलो। चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन आर सिमिलर स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल। नहीं, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। चाइल्डहुड क्या होती है? अगर एक लाइफ साइकिल की बात करें इनिशियल स्टेट होती है, बट जो आपकी ट्रांजिशन साइकिल जो होती है, ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेज किसको बोलते हैं? अगर एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, यानी कि कोई भी चेंज वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। ठीक है, तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जबकि चाइल्डहुड क्या होती है? लाइफ साइकिल की इनिशियल स्टेज होती है, पर ट्रांजिशन आपके वेल्थ साइकिल में कभी भी चेंज आ सकता है, इनिशियली भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फॉल्स। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ PPF का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? उसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, आप इसमें जो फर्स्ट विड्रॉल भी कर सकते हो, पार्शियल पेमेंट का भी विदाउट एनी कंडीशन, वो भी 7th ईयर में होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। सेटलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन BSE NSE प्लेटफॉर्म आर विद, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा रहेगी AMC के पास।
ठीक है, उसी को अपना सेटलमेंट करना है, कराना है कि मुझे कब परचेज करना है, कब सेल करना है। सेटलमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एएमसी की इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ो। ए म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। इफ मार्केट क्रैशेस आफ्टर बुल रन विच फंड इज मोर सेफर। देखो आपका अगर बुल रन किसको बोलते हैं, मार्केट बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है, उसके बाद क्रैश हो जाए, तो सबसे सेफेस्ट कौन सा है? सबसे सेफेस्ट होगा आपका वैल्यू फंड। वैल्यू फंड क्यों होगा? वैल्यू फंड मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि वो फंड्स होते हैं जिनकी को अंडर वैल्यूड है उनकी रियल वर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मार्केट डाउन भी आएगी तो उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सबसे सेफेस्ट सेफर इन दिस केस विल बी वैल्यू फंड्स। क्लियर दोस्तों? आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, यहाँ पे हम कवर करने वाले 111 से लेके 120 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। इफ गोल्ड प्राइसेस एप्रिशिएट्स इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आपको गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग फंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट करोगे गोल्ड ईटीएफ में। ठीक है, आप कहोगे गोल्ड सेक्टर फंड में क्यों नहीं? गोल्ड सेक्टर फंड आप किसी को बोल सकते हैं, जो गोल्ड का काम कर रहे होते हैं वो सब गोल्ड सेक्टर में आता है। पीसी ज्वेलर्स की बात करोगे वो भी गोल्ड सेक्टर फंड में आता है। आप कल्याण ज्वेलर्स की बात करो वो भी गोल्ड सेक्टर फंड में आता है। बट जो गोल्ड ईटीएफ है वो डायरेक्टली लिंक होता है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है आपकी गोल्ड की प्राइस मूवमेंट से। तो अगर हम प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है उसके बेसिस पे, तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ो। व्हेन स्कीम्स इज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड AUM ऑफ द स्कीम वुड बी नील। ऑब्वियसली बात है, अगर स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है तो सबसे पहले तो NFO आएगा। ठीक है, NFO क्या होता है? न्यू फंड ऑफर, जिसमें इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेगा, अप्लाई करेगा यूनिट्स परचेज करने के लिए, तब AUM कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आंसर इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ो। इनरोचमेंट रिस्क इज हायर फॉर। इनरोचमेंट किसको बोलते हैं? एक तरीके से कब्जा होने का। सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है? वो होता है लैंड में। क्योंकि बिल्डिंग में क्यों नहीं हो सकता? बिल्डिंग में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप मान के चलो बिल्डिंग में रह रहे हो तो आपके पास एक तरीके से कम चांसेस है। ठीक है, गोल्ड में, गोल्ड को आप सेफर कस्टडी में रखते हो। आर्ट क्या है? आर्ट तो आप किसी की चुरा नहीं सकते। आर्ट क्या होता है? आपकी स्किल बेस्ड चीज है वो। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पेंटिंग चुरा सकते हो, बट किसी के अंदर आर्ट है, कला है, कोई स्किल है, उसको नहीं चुरा सकते। इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा अगर इन सब में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें लैंड में। बिल्डिंग में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, बट इन सब के कंपेयर में सबसे ज़्यादा रिस्क है लैंड में। ठीक है, अनऑडिटेड रिपोर्ट हैज़ टू पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एवरी। देखो, अनऑडिटेड तो हमें हर 6 महीने में करनी होती है, ऑडिटेड साल में एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 6 मंथ्स। क्लियर? आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इनमें से क्या गलत है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से रिलेटेड? क्या है गलत? ETF कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड फंड। सही बात है, ये तो सही है। इट्स प्राइसिंग इज लिंक टू द इंडेक्स। इंडेक्स से भी लिंक होती है इसकी प्राइस। ठीक है। इट ऑफर्स द इन्वेस्टर द बेनिफिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग ए सिंगल शेयर एज वेल एज द डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ इंडेक्स। सही बात है, ये भी सही है। तो इन ETF रिकवर्स हैवी लोड फ्रॉम द इन्वेस्टर। नहीं, ये गलत है। ये हैवी लोड नहीं लेते, बहुत मामूली सा लोड लेता है, जिसके बेसिस पे आपकी ये सिचुएशन हेज करता है। सिचुएशन कैसे हेज करता है? अगर प्राइस मूवमेंट आपके फेवर में जा रही है तो वो उसको नॉर्मल करता है सिचुएशन को, अगर अगेंस्ट जा रही है तो भी वो उसको नॉर्मल पे ला के छोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़ो। सिड इज अप्रूव्ड बाय। सिड क्या होता है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये अप्रूव कौन करता है? बताइए, कौन करता है अप्रूव सिड को? सिड को जो अप्रूव करती है शुरू में करती है AMC। ठीक है, देन वो सेबी के पास भेजती है अप्रूवल के लिए। तो अप्रूव किससे होता है? पहले AMC से। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को? P&L अकाउंट तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। बाकी सब चाहिए होगा।
बाकी सब क्या है, MOA, AOA, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तो चाहिए होता है, पैन कार्ड तो चाहिए होता है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की लिस्ट भी चाहिए होती है। ठीक है, क्लियर। लिक्विडिटी रिस्क इज हाईएस्ट इन, लिक्विडिटी रिस्क हाईएस्ट, लिक्विडिटी रिस्क किसको बोलते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लो, मतलब कि आपको ये चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर लूंगा बट मेरे को जब जरूरत होगी मैं निकाल लूंगा, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट किस में होता है रिस्क, किस में होता है, आपके मिड कैप में और स्मॉल कैप में। यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है आपका, मिड कैप, फ्रंट लाइन, इंडेक्स, गिल्ड, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, मिड कैप। अगर यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा होता वो भी इसका आंसर होता, ठीक है। अगर दोनों लिखे होते तो आपका सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्मॉल कैप में। क्लियर, क्लियर। ए यूनिट होल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रीडिंग ओडी, ये ऑफर डॉक्यूमेंट, ओडी का मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट, ये पढ़ने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं है इसका। सेलेक्टिंग स्टॉक इन पोर्टफोलियो तो म्यूचुअल फंड, नहीं, ये नहीं कर सकता, ये तो फंड मैनेजर करेगा, AMC डिसाइड करेगी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ ये भी करेगा। अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर, ये भी इसको देखना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ो। STT इज एप्लीकेबल ऑन, STT क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि मेनली लगता है इक्विटीज पे, इक्विटी फंड्स पे लगता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ डेट फंड पे नहीं लगेगा, रिडेम्पशन ऑफ डेट फंड पे नहीं लगेगा, रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी फंड पे लग जाएगा, तो आंसर होगा इसका ये वाला, ठीक है। ऑल ऑफ द वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर के दो तो है ही नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके आपके 130 तक कंप्लीट कराएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कॉर्पोरेट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन, जो कॉर्पोरेट के अंदर डिपॉजिट करते हैं हम, जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो किस चीज़ किस फैक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। वो मोस्टली डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रेटिंग पे। क्यों, जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी इसका मतलब ये है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि वो डिफॉल्ट के चांस कम हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, तो भी उसको इन्वेस्टर परचेज कर लेंगे क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है। वहीं दूसरे उस पर उसकी क्रेडिट रेटिंग तो काफ़ी कम है बट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो लो क्रेडिट रेटिंग को एक बार को इग्नोर करेंगे और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे उस कॉर्पोरेट डिपॉजिट को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलिए। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ दीज फंड्स वुड बी टू सी कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन किस में होता है, डिविडेंड यील्ड में नहीं होता क्योंकि उसमें डिविडेंड बांट देते हैं, लिक्विड फंड में नहीं होता, इनकम फंड में नहीं होता क्योंकि उसमें एक रेगुलर इनकम आ रही होती है आपकी, तो ये किस में होता है आपका, किस में होता है, ग्रोथ फंड में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ो। वन ऑफ द एडवांटेज इफ ETF इज, इन्वेस्टर कैन सी वेयर हिज मनी इज इन्वेस्टेड, नहीं। दीज स्कीम्स कैन जनरेट हायर रिटर्न्स देन म्यूचुअल फंड, नहीं। इन्वेस्टर कैन बाय ऑफ सेल्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट प्राइस दैट क्लोजली ट्रैक वैल्यूएशन एट दैट टाइम, ये इसका आंसर है। क्यों है इसका आंसर, क्योंकि जो ETF के अंदर पैसा आपका इन्वेस्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो आप इन्वेस्ट करते हो उसकी जो रिटर्न आती है उसको क्लोजली रिलेटिव होती है, यानी कि आप उसको कभी भी एक्सचेंज कर सकते हो या फिर उसको आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि कल की डेट में अगर मैं इसको एक्सचेंज करके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर इसको सेल आउट भी करूं तो मैं ज़्यादा लॉस में ना हूँ या फिर ज़्यादा मेरे कैपिटल में डिफरेंस ना आए। लॉस का मतलब यहाँ पे लॉस नहीं है, लॉस का मतलब ये है कि अगर मैं 10-12% की रिटर्न कमा रहा हूँ तो वो ऐसा हो सकता है कि आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पैसे की नीड है तो आपको 12 की जगह 11 या 10% की रिटर्न आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन बाय or sell units on stock exchange at price that closely track valuation at that time, ठीक है, ओके आगे बढ़ो। Although अग्नि is mandated, देखो अग्नि मैंडेटेड है, अग्नि मैंडेटेड का मतलब क्या है कि AMFI ने की जो गाइडलाइंस है इंटरमीडिएट एज के लिए वो अग्नि मैंडेटेड है, इसलिए ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पे कोई भी पेनल्टीज नहीं है। अग्नि क्या है, अग्नि के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट में कोई ब्रीच होता है तो उसकी कोई पेनल्टीज नहीं है। अग्नि के अकॉर्डिंग जो पेनल्टीज जो
पनिशमेंट, जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो लिया जाएगा। अग्नि क्या है? एक्शंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड नेटवर्किंग इन इंडिया। ठीक है, ये गाइडलाइंस है। क्लियर? तो इसका आंसर यहां पे क्या होगा? ट्रू। AMFI Code of Ethics prescribes that mutual fund scheme portfolio should be managed in interest of, जो आपके पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड स्कीम के, वो किसके बेनिफिट के लिए आपको मैनेज करने हैं? वो आपको मैनेज करने हैं यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, यानी कोई किसी भी क्लास का यूनिट होल्डर है उसके लिए मैनेज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आइडेंटिफाई कर लोगे क्लास, या फिर रिटेल इंडिविजुअल को टारगेट कर लोगे, या फिर इंस्टीट्यूशनल को कर लोगे। नहीं, जितने भी यूनिट होल्डर है कोई भी हो उसके अंदर, उन सब के बेनिफिट के लिए आपको काम करना है। For fund of fund, NAV is to be updated online in the website of AMFI and the mutual fund website। जो फंड ऑफ फंड होते हैं उनकी NAV आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे और AMFI पे अपडेट करनी होती है, मैंडेटरी है। आप नेक्स्ट डे से 10 बजे से पहले पहले मॉर्निंग में, यानी कि आज अगर मार्केट क्लोज हुई है, कल सुबह 10 से पहले आपको अपडेट करने हैं प्राइसेस। तो ये आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। NFO अदर देन ELSS कैन रिमेन्स ओपन। अगर ELSS को छोड़ दो तो NFO मैक्सिमम कब तक के लिए ओपन हो सकता है? 15 दिन के लिए। ठीक है, ओके। चलो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ो। विच फंड्स हैव फीचर्स ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इसमें दोनों के फीचर होते हैं कि आप उसको कभी भी ले सकते हो, अगर वो थोड़े टाइम के लिए बंद भी रहता है तो बंद रहता है तो कहाँ से लेते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से। तो ऐसे कौन से फंड होते हैं? ऐसे फंड होते हैं इंटरवल फंड। इनमें एक डिसाइड होता है इंटरवल पीरियड कि जिस टाइम पे वो ओपन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं। तो वो कब कब होते हैं, वो इंटरवल उनके अंदर डिसाइड होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। विच रेशियो मेजर्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड तो आपके दोनों में ही कैलकुलेट होता है, शार्प रेशियो में भी और ट्रेनर में भी, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ। ठीक है, आप इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा कि दोनों में रिस्क एडजस्टेड होता है। चलो, परफॉर्मेंस एडवर्टीजमेंट शैल आइडेंटिफाई नेचर ऑफ स्कीम। हाँ, सही बात है कि जो परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट होता है वो नेचर ऑफ स्कीम को बताएगा। पहले शैल ओनली एडवर्टाइज कंपाउंड एनालाइज यील्ड कम कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ये भी बताएगा वो। ठीक है, एनुअलाइज रिटर्न भी बताएगा कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग। शैल मेंशन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड इन रुपीज पर यूनिट अलोंग विद द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ दैट स्कीम एंड द प्रिवेलिंग NAV एट दैट टाइम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी बताएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइकली टू हैव ए मॉडल पोर्टफोलियो विद 20% एलोकेशन टू सेक्टर फंड। ये बात कर रहा है कि वो कौन से इन्वेस्टर का माइंडसेट होगा जो अपने पोर्टफोलियो का 20% सेक्टर फंड में, यानी सेक्टर स्पेसिफिक फंड हो सकता है कि ऑटोमोबाइल में करेगा, IT सेक्टर में करेगा, फार्मा में करेगा, ऑटोमोबाइल में करेगा, इस तरीके से जो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेगा, तो वो कौन लोग होंगे? ठीक है, वो एक स्टेज के बाद बंदा इस लायक बनता है कि वो ये सब चीज़ें सोच पाए। तो इसमें क्या होता है, यंग एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता इस चीज़ को, वेल प्लेस जो मिड लेवल एग्जीक्यूटिव वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है उसको वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, वो इस तरह के रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे होगा इन्वेस्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब एक इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो कि मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करूँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में, ठीक है, तब जाके ये चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया इन्वेस्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्लियर? आगे बढ़ो। मार्केट प्राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट विल फ्लक्चुएट्स मोर। ये देखो यहाँ पे बात हो रही है मार्केट प्राइस किसका ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। ये चीज़ आपको भी पता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट किसका होता है? लॉन्ग टर्म वाले का, क्योंकि लोग उसको कोई लेके रख रहा होता है कि मैं 4 दिन के बाद बेचूंगा। ठीक है, कुछ लोग उसमें शॉर्ट टर्म में
ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर रहे होते हैं। तो जो मार्केट प्राइस की मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रेट सिक्योरिटी, बंदा क्या सोचेगा फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज आएगा इसका आंसर, क्योंकि फ्लक्चुएशन की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट के बारे में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यहाँ पे बात हो रही है आपके मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस की मूवमेंट फ्लक्चुएट ज़्यादा किस में होगी उस बारे में बात कर रही है। ये आपकी रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहा कि फ्लक्चुएटेड है या फिक्स्ड है, नहीं, ये बात कर रहा है आपके लॉन्ग टर्म में मार्केट प्राइस किसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर, आगे बढ़ो। विच ऑफ द बॉन्ड फंड कैरीज लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क। लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस में होगा, बॉन्ड में, जो मनी मार्केट के फंड होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मनी मार्केट के फंड है वो शॉर्ट टर्म में डील कर रहे होते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में जो फंड डील कर रहे होते हैं उनमें इंटरेस्ट का जो रिस्क है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं वो, उनकी लिक्विडिटी हाई होती है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा मनी मार्केट फंड। आगे बढ़ो। मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द एएमसी इज। अगर किसी को एक एएमसी बनना है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 करोड़। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ो। इफ ए स्कीम is launched in the second 6 month of financial year, the first update of the SID is due within। देखो, जो SID होता है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो ईयरली अपडेट होता है। ठीक है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है, ठीक है, और वो भी सेकंड 6 मंथ में लॉन्च हो रहा है, तो जो उसकी ड्यू डेट आएगी अपडेट करने की वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के विद इन 3 मंथ्स आएगी। ठीक है, अदरवाइज वो एवरी फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ो। यील्ड कर्व इज ऑल्सो नोन एज यील्ड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताओ। यील्ड कर्व इज ऑल्सो नोन एज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसका आंसर यहां पे आएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। इफ ए बॉन्ड कैन नॉट बी सोल्ड एट ए प्राइस नियर इट्स वैल्यू, इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट दिस बॉन्ड हैज। अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है और वो उसके जितने का खरीदे उतने का भी नहीं बेच पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके डिफॉल्ट का रिस्क है उसमें, यानी हाई डिफॉल्ट रिस्क है उसके अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी तो है बट वो उस प्राइस में नहीं जा रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, हाई डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी है। क्लियर, आगे बढ़ो। चेंज इन एनएवी एज ए मेजर ऑफ फंड परफॉर्मेंस इज मोर सुटेबल फॉर, कि किस सिचुएशन में होगा, चेंज इन एनएवी एज ए मेजर ऑफ फंड परफॉर्मेंस इज मोर सुटेबल फॉर, किस में होता है, ग्रोथ फंड्स में। ठीक है, फंड की परफॉर्मेंस आपको चेंज इन एनएवी में पता लगती है ग्रोथ फंड में, कि वो किस लेवल पे ग्रोथ हो चुकी है। यानी कि आज एनएवी अगर 10 की है, कल की डेट में एनएवी 12 की होगी, तो यानी हमारे फंड ने ग्रोथ की है, तो वो ग्रोथ फंड में कैलकुलेट होगा। क्लियर, आगे बढ़ो। द स्ट्रेटजी एडवाइजेबल फॉर एन इन्वेस्टर टू मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट रिटर्न द लॉन्ग रन इज, तो इसमें देखो हमेशा ना एक गोल्डन रूल रहता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करो अच्छा स्टॉक, तो आपको अच्छी रिटर्न आएगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बाय एंड होल्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर, आया आपको क्वेश्चन समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स एट ए स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स, अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रखी है किसी शेयर की, तो वो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के बारे में नहीं इंश्योरिटी देता, ना गारंटी रिटर्न के बारे में बताता, ना ही लो रिस्क हो जाता, बट ये हो जाता है कि आप इसको इजीली कभी भी बेच और खरीद सकते हो, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 141। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट इन्वेस्टमेंट इन ए प्रीशियस मेटल फंड्स फॉल्स इन द हाई रिस्क कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो
तो वो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन की हेजिंग कर लिया आपने, ठीक है। बट अगर प्रीशियस मेटल में करते हो तो वो लग्जरी है आपकी, तो वो आप ना एक हाई रिस्क कैटेगरी में पहुंच गए, ठीक है। आप उसको कोई इन्फ्लेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपने जो प्रीशियस मेटल आज समझ रहे हो वो जरूरी नहीं है कि आपकी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करे, बढ़े या ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, ठीक है दोस्तों, आंसर है आपका ट्रू। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। द रिस्क इज इक्वेटेड विद, रिस्क कब देखा जाता है बंदे का, अगर उसकी अर्निंग में थोड़ी भी वोलेटिलिटी आ जाए तो रिस्क को इक्वेटेड किया जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ अर्निंग से तो बंदा अपने अकॉर्डिंग रिस्क प्रोफाइल चूज करेगा, बट अगर उसकी वोलेटिलिटी है अर्निंग में तो वो हाई रिस्क की है चीज़, ठीक है। तो आंसर होगा आपका वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर अर्निंग ही नहीं है तो क्या इन्वेस्टमेंट, क्या रिस्क, क्या कुछ, ठीक है। आगे बोलो। इक्विटी प्राइजेस रिस्क्स आर, जो इक्विटी के प्राइजेस होते हैं वो उनका रिस्क किस चीज़ से रिलेटेड होता है, कंपनी स्पेसिफिक भी होता है, मार्केट लेवल वाला भी होता है, सेक्टर स्पेसिफिक भी होता है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला। चलो आगे बढ़ो। ए फंड विद ए हाई बीटा कोफिशिएंट गिव्स ग्रेटर रिटर्न इन राइजिंग मार्केट एंड इज मोर रिस्की इन फॉलिंग मार्केट। सही बात है, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट कैलकुलेट किए जाते हैं ये इसी बेस पे किए जाते हैं कि आपका रिस्क कितना है। अगर मार्केट बढ़ेगी तो पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, घटेगी तो ऐसा ही वो निगेटिव रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर है इसका ट्रू, क्लियर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज मेजर ऑफ रिस्क। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, चलो देखते हैं। हम एडवांटेज ढूंढ लेते हैं, डिसएडवांटेज जो बचेगा वही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स टोटल रिस्क नॉट जस्ट मार्केट रिस्क, ये तो एडवांटेज है इसका, तो इसलिए ये नहीं होगा आंसर यहाँ पे। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स विच डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट फर्दर प्रॉब्लम्स, ये है इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि जो ये कैलकुलेट किया जाता है ना आपका, ये किया जाता है आपके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसी पास्ट में परफॉर्मेंस हुई है ऐसी ही आगे भी होगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ एन एजेंट इज टू, अगर एक एजेंट, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसका मेन रोल क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को ना इन्वेस्टमेंट बेचनी है, मेरे को अपने क्लाइंट बनाने हैं, मेरे को इतने का ईएम करना है, ये नहीं है। आप अपने इन्वेस्टर की हेल्प करो टू डेवलप द राइट अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। ये नहीं है कि उसने 10,000 कमाया, आपके 10 के 10,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट करा दी, भाई वो खाएगा कहाँ से। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको एक एलोकेशन देना है कि आप कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कितना इंश्योरेंस में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम में कितना डालना है, कितना डेब्ट फंड में डालना है, कितना इक्विटी फंड में डालना है, कितना लिक्विड फंड में रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एसिड एलोकेशन इज, एसिड एलोकेशन किसको बोलते हैं, आपने डिसाइड कर लेना कि आपको किस सेक्टर में, किस स्कीम में, किस एसिड क्लास में ज़्यादा कितना पैसा लगाना है, उसको बोलते हैं एसिड एलोकेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एलोकेटिंग द राइट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू इक्विटी डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ो। ए रिटायर्ड पर्सन जनरली नीड्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ, जो रिटायर्ड पर्सन है उसको ज़्यादा फंड कौन सा चाहिएगा, वो चाहिएगा जिसमें रिस्क कम हो, रिटर्न फिक्स हो और टाइमली उसके पास आते रहे, वो रिस्क लेने की हिम्मत में नहीं होता, तो उसको चाहिए होंगे डेब्ट फंड, क्लियर। आगे बढ़ो। द ट्रांजिशन फेज ऑफ एन इन्वेस्टर्स वेल्थ साइकिल इज व्हेन, ट्रांजिशन कब होता है, जिसको चेंज करना होता है, वही जो जिस प्रोस्पेक्टिव से, जिस माइंडसेट से वो सोच रहा होता है, उसको चेंज करने के लिए वो कौन सा फेज होगा, उसका ट्रांजिशन पीरियड कौन सा होगा, जब वो बंदा रिटायर्ड हो जाएगा। तो रिटायर होने के बाद वो रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई अर्निंग नहीं आ रही है, जो उसके पास पैसा है ऑलरेडी वही उसको अर्निंग है, ठीक है, उसी से जो पैसा आएगा उसी से वो खाएगा, ठीक है।
तो उसका ट्रांजिशन फेज कौन सा हुआ, जब वो रिटायर्ड हुआ। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स हु एक्वायर्ड सडन वेल्थ, अगर किसी के पास अचानक पैसा आ जाए, ठीक है, आप ऐसा नहीं उसको पहले आते ही बोलोगे भाई तू इतने का म्यूचुअल फंड ले, इतने का ये ले ले, उतना का वो ले ले। पहले उसका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन देखो, उस पर टैक्स का इम्पैक्ट कितना आएगा। उसके अगर आप उसके फाइनेंशियल एडवाइजर हो ना, तो आप प्रॉपर बनवाया। जरूरी नहीं है कि आप उसको म्यूचुअल फंड ही गाइड करोगे। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है आप उसकी टैक्स में भी हेल्प करो, टैक्स सेविंग में भी हेल्प करो। अगर उस पर सडन वेल्थ आ रही है तो उस पर टैक्स इंप्लीमेंटेशन कितनी होगी, टैक्स कितना देना पड़ेगा। मान के चलो उसके पास कहीं से 1 करोड़ आ गए, पर 30 लाख का उसको टैक्स ही देना पड़ेगा, और आपने उसको 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड परचेज करा दिया पहले दिन। जब उसके ITR का टाइम आएगा, इनकम टैक्स वाले उसको नोटिस भेज रहे कि भाई एक काम कर, पहले तू 30 लाख का टैक्स जमा कर। यहाँ पे आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड में डाल दिया उसने, वो निकाल नहीं सकता उसको, अब क्या करेगा। तो अगर आप ऐसे उसको फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उसको प्रॉपर गाइड करना कि उसको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शुड टेक द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इनटू अकाउंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्वेश्चन 151 से लेके 160 तक। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इन सब में से क्या ट्रू है आपके STT से रिलेटेड। ठीक है, जो STT होती है, मैं आपको पहले एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। STT क्या होती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये इक्विटी फंड पे लगता है, पहली चीज़ ये क्लियर कर लो। ठीक है, यानी डेब्ट वाले जो आंसर है उन्हें कटवा दो कि ये हमारे डेब्ट से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, यानी डेब्ट से रिलेटेड फंड पे नहीं लगेगा, तो ये डेब्ट फंड के बारे में, ये डेब्ट फंड के बारे में, इन दोनों पे नहीं होगा। और दूसरी चीज STT लगती है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो यानी कि परचेज के टाइम पे नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, STT इज पेबल व्हेन इन्वेस्टर डज रिडेम्पशन फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। हु अपॉइंट्स द AMC। AMC कौन अपॉइंट करता है, मैं आपको बताता हूँ। एक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम लॉन्च होती है, सबसे पहले रोल आता है आपके स्पॉन्सर का। ठीक है, स्पॉन्सर के बाद कौन होते हैं, ट्रस्टीज। ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं आपके AMC को, इसको अपॉइंट करते हैं ये लोग। ठीक है, ये अपॉइंट किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रस्टीज। क्लियर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉडल पोर्टफोलियो। जो मॉडल पोर्टफोलियो होता है वो, उसके लिए क्या चीज़ सही है। मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्लान, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, एक डिसाइड करके, एक बना के एक मॉडल पोर्टफोलियो देता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RNT एजेंट्स। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, अपडेटिंग द इन्वेस्टर रिकॉर्ड, ये तो करता है RNT एजेंट। अपडेटिंग यूनिट कैपिटल, ये भी करता है। प्रोसेसिंग डिविडेंड रिडेम्पशन पे आउट टू इन्वेस्टर्स, ये भी करता है। तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सेटलिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ द फंड, सेटलमेंट का काम उसका नहीं होता। क्लियर। क्लियर। आगे बढ़ो। स्पॉन्सर्स नेटवर्क शुड बी पॉजिटिव फॉर, अगर किसी को स्पॉन्सर बनना है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, किसी को म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है और उसका वो स्पॉन्सर बनना चाहता है, तो उसकी नेटवर्क पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 सालों की। ठीक है, 1 या 2 साल की या 3 साल की नहीं, पिछले 5 सालों की। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन किम। किम क्या होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, उसके अंदर इसमें से क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता, पहले देख ले क्या क्या होता है। डिटेल्स ऑफ की पर्सोनल ऑफ AMC, ये तो होता है। टैक्स बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी होता है। एक्सपेंसिव लोड स्ट्रक्चर, ये भी होता है। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट नहीं होता आपके किम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। What should be the sector fund allocation for a single income family having small investable surplus। अगर एक छोटी फैमिली है, एक सिंगल अर्निंग बंदा है, उसमें सेक्टर में आप क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना, तो 0%। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले जो
आपकी वीडियो आई थी कि ये सेक्टर फंड में कब लगाया जाता है, एक स्टेज के बाद लगाया जाता है, जब डाइवर्सिफिकेशन की स्टेज में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इज अलाउड इन म्यूचुअल फंड। हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। चलो आगे बढ़ो। गोल बेस्ड अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस्ड ऑन, जो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलरली फोकस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर गोल पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। हु कैन नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एएमसी, इनमें से कौन एएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता। आईएफए किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे हम और तुम। ठीक है, बैंक भी होते हैं, तो कौन नहीं हो सकता, जो उसका एम्प्लॉय होता है वो नहीं हो सकता। क्लियर क्लियर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 170 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड्स टू बी, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि होते हैं इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, हम है एक इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड करके डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन पहले कहाँ पे लेना होता है, सबसे पहले देखो जो सबका प्रोसीजर सेम है, एएमएफआई के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वही उसको एआरएन इशू करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड विद एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। If an investor invests ₹1 crore in equity mutual fund scheme at 3:30 p.m. through outstation check, he will get NAV of, देखो ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने चेक डाला, चेक क्रेडिट कब होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये मान के चले कि सब चीज़ें पॉजिटिव रहे, तो उस सिचुएशन में जो उसकी नेक्स्ट डे की क्लोजिंग वैल्यू होगी वो मानी जाएगी उस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। विच फंड इज एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड, कौन सा फंड एक्टिवली मैनेज फंड है इन सब में से। ठीक है, इंडेक्स फंड नहीं है क्योंकि इंडेक्स के बेस पे चलता है, ग्रोथ फंड लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए एक्टिवली मैनेज फंड नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, बी एंड सी ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है, जो इक्विटी फंड तो है बट उसकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम टू टाइम उसमें चेंज करना पड़ता है। कभी डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसी फंड से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगना है, दूसरी से पहली जगह आना है, पहली से दूसरी, तो इस तरीके से करके इन सब में अगर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव फंड है वो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। आगे बढ़ो। द इंश्योरेंस एसोसिएटेड विद न्यू पेंशन स्कीम आर रेगुलेटेड बाय, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो किसके, कौन रेगुलेट करता है, वो करते हैं पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। विच इज टेक्निकल एनालिसिस, इनमें से टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर, हाँ ये टेक्निकल एनालिसिस है आपकी। मार्क टू मार्केट ये फंडामेंटल एनालिसिस है बट टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। बुक वैल्यू भी फंडामेंटल एनालिसिस है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर। चलो आगे बढ़ो। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज मोर इन फंड मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा किस में होगी, वो ज़्यादा होगी आपके एक्टिव फंड में। ठीक है दोस्तों, वो एक्टिव फंड में आपकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। ए म्यूचुअल फंड इज नॉट ओन्ड jointly by all investors, a company that manages investment portfolios of high net worth individuals, a pool of fund used to purchase securities on behalf of investors, a collective investment vehicle। जो म्यूचुअल फंड इनमें से क्या नहीं है, देखो ओन जॉइंटली बाय ऑल इन्वेस्टर, हाँ ये है। ठीक है, ए कंपनी दैट मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ हाई नेटवर्थ, नहीं ये नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का कोई पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रही, जो भी यूनिट होल्डर है उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है वो। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ये बी।
चलो आगे बढ़ो। सम क्लोज एंडेड फंड्स आर कोटेड एट ए डिस्काउंट टू देयर NAV because of high expenses ratio. Investors do not expect the current NAV to be sustained in future. The repurchase price fixed by the fund is lower than the NAV of the inherent risk involved investing in such type of funds. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सम क्लोज एंडेड फंड्स आर कोटेड एट ए डिस्काउंट टू देयर एनएवी बिकॉज क्लोज एंडेड फंड जिस टाइम पे कोट किए जाते हैं वो कभी कभी ना डिस्काउंट रेट पे किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि जो ये फंड है, इन्वेस्टर डू नॉट एक्सपेक्ट टू करंट एनएवी टू बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर, तो इसलिए आज की डेट में ही उसको डिस्काउंट रेट पे दे दिया जाता है कि ये माना जाता है कि ये करंट एनएवी सस्टेन नहीं करेगी फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू ऑफ एन ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान? इनमें से कौन सा गलत है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड? द प्लान अलाउज फॉर ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इनकम एंड कैपिटल गेन्स। हाँ सही बात है। ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट अलाउज फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द फंड। हाँ सही बात है। द मेजर बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडिंग। सही बात है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज सॉफ्टन लॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द हैवी लोड चार्जेस ऑन द री इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला। चलो आगे बढ़ो। द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर। जो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट होता है और की में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो इशू किया जाता है उसमें कौन कौन सी स्कीम्स के बारे में जानकारी होती है? ऑल स्कीम्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड नहीं, सबकी जानकारी वो क्यों देंगे? इतनी स्कीम है, सबकी थोड़ी ना वो दे देंगे। ऑल स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द पर्टिकुलर फंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स। तो इसका आंसर होगा लास्ट 3 साल में आपने जितने भी फंड स्कीम इशू किए उसके बारे में जानकारी दे दो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्वेश्चन 171 से लेके 180 तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट लाइज विद। अगर कोई ऑफर डॉक्यूमेंट देती है कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम से रिलेटेड कोई AMC, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली AMC की होती है। ठीक है, उसमें सेबी की नहीं होगी, AMFI की नहीं होगी, कंपनी लॉ बोर्ड की नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? द AMC। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज डिफाइंड एज द स्कीम्स। नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है आपकी? एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, तो आपका पर यूनिट का रेट आ जाएगा इसमें। तो आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका एसेट माइनस लाइबिलिटीज पर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ो। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डज नॉट। अगर आप टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऑफर कर रहे हैं टैक्स एडवाइस टू इन्वेस्टर। ठीक है, देखो ऑफर नहीं करना आपको उसको टैक्स एडवाइस का, आप उसको टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बताओगे। उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, टैक्स एडवाइजरी की बात नहीं हो रही, टैक्स प्लानिंग की बात नहीं हो रही। टैक्स ट्रीटमेंट में का मतलब टैक्स एडवाइजरी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टर इज, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट लिंक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है आप और हम, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। आर म्यूचुअल फंड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई टू सेल? यस, जिसके हम एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, NISM सीरीज 5A का एग्जाम जो कि कंडक्ट किया जाता है आपके AMFI के द्वारा। ठीक है, सेबी नहीं करती इसको करती है AMFI। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? कंडक्टेड बाय AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। चलो, कहीं जगह इसमें एक डाउट ये भी रहता है कि सेबी कंडक्ट कराती है इसको, तो सेबी नहीं कराती। जो
कंडक्ट कराती है वो एमएफआई कराती है। उसका एक बार वो सिलेबस डिज़ाइन में हेल्प करती है सेबी, आपको गाइडलाइंस बताती है, चीज़ें बताती है कि आपके क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सब चीज़ें में गाइड करती है, बट कंडक्ट कराती है एएमएफआई और एनआईएसएम के थ्रू कराती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। What document mutual fund distributor needs to refer for finding out the eligible category of investor in particular? कौन से डॉक्यूमेंट से एलिजिबल कैटेगरी पता लगती है? ऑफर डॉक्यूमेंट से। ठीक है, किसी भी स्कीम का आप ऑफर डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कौन सा इन्वेस्टर फॉल करेगा और किसके लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Past performance of a sponsor AMC mutual fund is not indicative of the future performance of this. This is ये हर किसी के लिए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर है कि आपने जो पास्ट में किया जरूरी नहीं कि आगे भी आप उसी बेस पे परफॉर्मेंस होगी आपकी। ठीक है, तो आंसर होगा इसका यहाँ पे बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। An investor seeking capital appreciation having high risk tolerance and long term horizon must invest in, अगर हाई रिस्क कैपेसिटी है, अच्छा खासा पैसा पड़े तो रियल एस्टेट में लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नमेंट सेविंग स्कीम? गवर्नमेंट सेविंग की स्कीम कौन सी है? पहले तो ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आरबीआई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, केवीपी क्या होता है? किसान विकास पत्र। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की है। तो पोस्ट का क्या होता है? ये नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, गवर्नमेंट की नहीं है। क्लियर, एक डिपार्टमेंटल स्कीम है, गवर्नमेंटल स्कीम नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ो। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स, क्या आ गया? इन्वॉल्व होता है इसमें असेसिंग द क्लाइंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप उसके आउट परफॉर्मिंग स्टॉक के बारे में बताओगे, ये पार्ट है उसका, बट यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास हो। ठीक है, तो जो कभी कभी क्या होता है, हमें 2-3 आंसर लग रहे होते हैं अच्छे हैं, तो उसमें से हमें जो बेस्ट आंसर होते हैं ना वो चूज करना पड़ता है। क्लियर, क्लियर, चलो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्वेश्चन 181 से लेके 190 तक। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 181। ए बेटर परफॉर्मेंस देन द रिटर्न ऑन इंडेक्स इज गिवन बाय। देखो, रिटर्न ऑन इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स के बेस पे चल रहे होते हैं, उसी को ट्रैक करके आपका स्टॉक मूवमेंट और पोर्टफोलियो मूव करता है। ठीक है, बट उससे बेटर परफॉर्मेंस कौन देगा? एक्टिव फंड मैनेजर। वो डिसाइड करता है, वो देखता है, वो मार्केट रिसर्च करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वो सब कुछ देखता है, देन देखता है कि जहाँ पे बेटर पुअर परफॉर्मिंग से बेटर परफॉर्मिंग में वो स्विच करता रहता है टाइम टू टाइम, तो एक बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? एन एक्टिव फंड मैनेजर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ट्रेल कमीशन मींस पेइंग। ट्रेल कमीशन के बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप किसी की एसआईपी करोगे, आपको अपफ्रंट में कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बट जैसे जैसे उसका एवीएम बढ़ेगा, जैसे महीने में उसने 5,000 की कराई, ठीक है, 5,000 हुए, पहले 5,000 पे मिलेगा कमीशन। ठीक है, अगले महीने 10,000 हो गए, 10,000 पे कमीशन मिलेगा, फिर 20,000 हो गए तो 20,000 मिलेगा, साल के एंड तक 60,000 हो गए तो 60,000 पे कमीशन, उसको मिलता है ट्रेल कमीशन। ठीक है, अपफ्रंट क्या होता है? आपने स्टार्टिंग में बेच दी, पहला कमीशन शुरू में मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये आंसर जबकि मुझे गलत है ये वाला, पार्ट ऑफ द कमीशन अपफ्रंट एंड द बैलेंस इन फेजेस। तो अपफ्रंट तो कुछ मिलता ही नहीं है आज की डेट में, बाद में ही मिलता है सब, उसको मिलता है ट्रेल कमीशन। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। चलो आगे बढ़ो। द फंड स्पॉन्सर शुड हैव ए साउंड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ, मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में भी कि नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 साल की, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका? 5 ईयर्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग अंडर द ईदर ऑफ सर्वाइवर ऑप्शन हु हैज टू बी केवाईसी कंप्लाइंट, किसकी केवाईसी करानी पड़ेगी? जॉइंट होल्डर में दोनों की करानी पड़ेगी, केवाईसी दोनों की मैंडेटरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इक्विटी शेयर्स ऑफ इन्फोसिस इन इट्स पोर्टफोलियो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। कैसे करते हैं? आपका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ इन्फोसिस ऑन बीएससी एनएससी पे, ये नहीं कोई आप रीजनल वाली का नहीं देखोगे, आप देखोगे
रीजनल वाली पे क्लोज, ये BSE NSE पे क्लोजिंग प्राइस जो होगा ऑन द डे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ NAV। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मिस्टर रतन विशेस टू डू एडिशनल परचेजेज इज इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम, कैन ही गिव ए पोस्ट डेटेड चेक? नहीं, म्यूचुअल फंड में पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलता। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे लेके रख ले और उस टाइम के बाद वो उसको डिपॉजिट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आज की डेट में डिपॉजिट कर देगा आपका पोस्ट डेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 186 का आंसर होगा आपका नहीं, 9। चलो आगे बढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज पैन कार्ड मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टर वेदर इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल? सबके लिए मैंडेटरी है। आप 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी करोगे ना तब भी मैंडेटरी है। ठीक है, सोचना ही नहीं है आपको, आंसर कुछ भी लिखा हो इसमें, आप कंफ्यूज नहीं होना। द माइक्रो SIP रूट इज नॉट अवेलेबल फॉर एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। किसके लिए माइक्रो SIP रूट सही नहीं है? कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है, HUF के लिए नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड इसके लिए नहीं है, इन सब के किसी के लिए भी नहीं है। माइक्रो SIP रूट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलो। एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड आफ्टर सबमिशन ऑफ, उसको सब कुछ देना पड़ेगा, मेमोरेंडम भी देना पड़ेगा, आर्टिकल्स भी देना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, आगे बढ़ो। द अमाउंट पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द गेटिंग इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? अगर हम AMC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको बोलेंगे फंड रिबेट। ठीक है, कमीशन होता है बट इनिशियली जो दिया जाता है उसको म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कराने के लिए उसको बोलते हैं फंड रिबेट। ठीक है, क्लियर? ठीक है दोस्तों, नहीं, ये मैं गलत, सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया है। इसको ध्यान से सुनो, फंड रिबेट नहीं होता, ये फंड रिबेट नहीं होता, ये होता है आपका अपफ्रंट कमीशन। ठीक है, जो इनिशियली दिया जाता है उसको अपफ्रंट कमीशन बोलते हैं, जो ओवर द पीरियड दिया जाता है उसको ट्रेल कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे होगा, इसका आंसर हमारे यहाँ होगा अपफ्रंट कमीशन। ठीक है, रिबेट, फंड रिबेट नहीं। ठीक है, सॉरी मैं ये गलत मिस इंटरप्रेट कर गया था इसको। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, अपफ्रंट कमीशन, जबकि आज की डेट में अपफ्रंट कमीशन नहीं मिलता। फिर भी अगर आपको जानने के लिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर स्टार्टिंग में आपको अगर पैसा मिल रहा है तो वो कौन सा मिलेगा? ठीक है, वो मिलेगा अपफ्रंट कमीशन। ठीक है जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 से लेके 200 तक। हमारा सेकंड मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 191। इन द टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? आप पहले सेक्टर की सोचोगे देन स्टॉक तक आओगे। ठीक है, और डाउन टू टॉप अप्रोच क्या होता है? पहले आपको स्टॉक चूज कर लो, फिर उसके सेक्टर के बारे में सोचोगे इसकी क्या ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा इस बेसिस पे, क्या आंसर होगा इसका? सेक्टर एलोकेशन प्रोसीड्स स्टॉक सिलेक्शन। पहले तो आपको सेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा, देन आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अल्फा इज मेजरमेंट ऑफ फंड मैनेजर परफॉर्मेंस ओवर एंड अबव। देखो, एक होती है एक्चुअल रिटर्न, एक होती है बेंचमार्क रिटर्न। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, रट लो इसको, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न जो आपकी आई है और बेंचमार्क रिटर्न में जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं अल्फा। तो आंसर क्या है इसका? बेंचमार्क रिटर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विल हैव इट्स मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी नहीं होती मनी मार्केट में। चलो आगे बढ़ो। लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। देखो, पहले बात तो लायबिलिटी जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म में होती है, स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म में। आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैरी नहीं कर सकते कि म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड। तो क्या आंसर होगा? स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म इन नेचर। आगे बढ़ो। फॉर ओपन एंडेड फंड द रीपर्चेज प्राइस शुड नॉट बी लोअर देन। देखो, रीपर्चेज प्राइस हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? AMC वापस रीपर्चेज कर रही है। अगर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहे हो ना ओपन एंडेड को, तो NAV पे बिकेगा। बट अगर रीपर्चेज करती है कौन? AMC वापस, तो वो 93% से
कम में नहीं कर सकते। आप कहोगे इसमें देगा क्यों कोई? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट में आप अपना फंड बेचना चाहते हो तो आपको वहाँ पे परचेज करने वाले ना हो और उसके लिए रीपर्चेज स्कीम निकाले आपकी एएमसी, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 100 के 50 देगी, तो उसके लिए एक लिमिटेशन है कि आप 93% से नीचे की रीपर्चेज प्राइस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इशूइंग एंड रिडीमिंग यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज द रोल ऑफ, किसका रोल है? द ट्रांसफर एजेंट, इशू भी कराने में और रिडीम भी कराने में। चलो आगे बढ़ो। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेट ट्रू और फॉल्स? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते रहते हैं, घटता है तो घट जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ आपका यहाँ पे? फॉल्स। यही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। When interest rates for similar maturities bonds are 11% bond with a 9% coupon will sell, अगर सिमिलर मैच्योरिटी है और ऐसे डिफरेंस है तो जो बेचा जाएगा ना, वो जो एट पार है उससे कम रेट पे बेचा जाएगा ताकि लोग उसको परचेज करें, अदरवाइज नहीं करेंगे। जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उसको ले लेंगे। पर 9% वाला कब बिकेगा? जब वो एट पार से कम में बिकेगा। ठीक है, बिलो पार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ नो रिलेवेंस इन इवेल्युएटिंग ए फंड्स परफॉर्मेंस, इनमें से किसी की एक चीज़ की बिल्कुल भी रिलेवेंस नहीं है फंड की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में। चलो सारे पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट एज ए होल, ये तुम देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अदर म्यूचुअल फंड, ये भी देखते हैं। द रिटर्न गिवन बाय अदर कंपेरेबल फाइनेंशियल फंड, ये भी देखा जाता है। तो ये क्या है? द चेंज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेवेंट ओनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, नहीं ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक गरीब आदमी की भी हो सकती है, एक कम कमाई करने वाले की भी हो सकती है, एक स्टूडेंट की भी हो सकती है, एक जिसकी नई जॉब लगी उसके लिए भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जरूरी है नहीं है कि उसी की हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।